तो एडिशनल पॉइंट में अ, ओमकार आपको बताया था 2 कैमरा यूज करने के लिए। अगर आपका 2 ऑपरेटर है, 2 कैमरा यूज करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप ऐसा करो, एक कैमरा फिक्स्ड कैमरा रखिए मशीन के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका चेंज ओवर टाइम, सेटअप चेंज ओवर टाइम का जो डेफिनेशन है वो है ये मशीन में लास्ट गुड पीस कब बना और पहला गुड पीस चेंज ओवर के बाद कब बना। तो ये कैमरा आपको बताएगा कि मशीन कितना टाइम बिना कोई कोई काम मशीन खड़ा है, कोई ऑपरेशन नहीं है, ना तो ऑनलाइन ऑपरेशन ना तो ऑफलाइन ऑपरेशन, ये मिलेगा। और आपको वो कैमरा से ये पता चलेगा कि आपका एक्चुअल सेटअप चेंज ओवर टाइम कितना रहा। और ऑपरेटर के ऊपर जैसे ओंकार बोला था कि 2 कैमरा, एक ऑपरेटर के लिए एक कैमरा, वो आपको मूडा आइडेंटिफाई करने के लिए और ऑपरेटर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, तीनों कैमरा का जो है मोड आप टाइम लाइन फिक्स करिए, सो दैट द टाइम इज ऑटोमेटिकली गेटिंग रिकॉर्डेड इन द वीडियो। तो क्यों? क्योंकि इससे आपको तीनों कैमरा में अलाइनमेंट हो जाएगा, बाद में एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट है जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है कि ये पॉइंट मैं बोलना चाहा आपको लेकिन भूल गया था, वो ये है कि आजकल कई एडवांस्ड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में आपको दिखेगा कि से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, ऑटोमोबाइल एक्चुअली ये सारे लीन के बारे में वो सबसे आगे आपको दिखेगा, प्रोग्रेस ऑन लीन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आपको आज के दिन में टोयोटा या तो बाकी ऑलमोस्ट ऑल मेजर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आपको दिखेगा कि एक ही लाइन में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट चल रहा है एक ही साथ में। तो आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा कि एक डॉली जिसमें वो पर्टिकुलर एक कार के लिए जो आइटम चाहिए वो आइटम लेके डॉली सीधा स्टोर से उधर खड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक ऑटो लाइन का प्रोडक्टिविटी रेट है, मानी कि 1 मिनट में एक कार जा रहा है या तो 30 सेकंड्स में एक कार जा रहा है, तो 30 सेकंड के अंदर एक डॉली आके खड़ा है और ऑपरेटर अपने हाथ के सामने जो जो आइटम चाहिए उधर असेंबली करने के लिए वो सारे आइटम उधर डॉली में अवेलेबल है। तो इतना प्रिसीशन में आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग जो है कंट्रोल वो हो रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल जो है वो हो रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही रूडिमेंटरी है, बहुत ही फंडामेंटल है, ये तो करना ही चाहिए। और एक पॉइंट हम सबको याद रखना चाहिए कि मैं जब एमएसएमई में ये टाइम स्टडी करने के लिए निकला था, मुझे एक बात समझ में आया कि जब तक ना आपका ऑपरेटर और सुपरवाइजर के दिमाग में ये टाइम वेस्टेज के बारे में कॉन्शसनेस आए, तब तक आप कुछ भी करो, ये फाइनली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बेनिफिट्स मिलता है वो बेनिफिट आपको नजर में नहीं आए। क्योंकि हमने देखा है कि चेंज ओवर टाइम स्टडी पूरा करने के बाद इम्प्लीमेंट भी किया, कंपनी ने ये भी दिखाया कि हाँ बेनिफिट हो रहा है, 50% टाइम सेव हो गया। लेकिन फिर भी मैं जब 6 महीना बाद में वापस गया, मैंने देखा वो शुरू में जैसा था ऑपरेटर फिर वही कर रहा है। इसके पीछे कई चीज है। ऑपरेटर को लगता है कि मैं अगर लगातार काम करूं तो शायद मैं थक जाऊंगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये सब कुछ आप करो लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा क्या मैं जो टाइम के बारे में, मैं जो टाइम स्टडी करके जो एक्टिविटी को मैं रिड्यूस करना चाहूंगा या तो एक्टिविटी को एलिमिनेट कर रहा हूँ, मूडा एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्या वो ऑपरेटर के ऊपर दबाव तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? क्या मैं ऑपरेटर को स्टैंडर्ड 8 आवर्स के ऊपर काम करवा रहा हूं और वो एक्स्ट्रा 4 घंटे में भी मैं उसी मतलब अटेंशन से प्रोडक्शन मैं चाहता हूं ऑपरेटर से? ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो अगर होगा तो आप कुछ भी कर लो, ये एक्चुअली बॉटम लाइन में आपको दिखेगा नहीं। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू रिमेंबर before you really get into this kind of study related implementation। लेकिन ये स्टडी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी जरूरी है
कि टाइम के ऊपर लोगों का नजर हमेशा बरकरार रहना चाहिए, ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों के ऊपर। और इसके लिए आपको शायद उनके साथ एक अलग सा मीटिंग करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने सोचा था आप लोग वो सवाल करोगे, लेकिन कोई भी वो सवाल नहीं किया जो करना चाहिए था। वो सवाल ये है कि मैं आपको बोला था कि माउंटिंग डिसमाउंटिंग में ज्यादा टाइम लॉस नहीं होता। आपका प्रिपरेशन भी आप करोगे, वो भी हो जाएगा, उसमें खास कुछ प्रॉब्लम नहीं। और पैरेलल ऑपरेटर अगर चाहिए, वो पैरेलल ऑपरेटर आप देखोगे कि आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, क्या 20 मिनट के लिए लगेगा। और ऑपरेशन अगर आप डिस्किल करना चाहो, व्हाट इज कॉल्ड डिस्किलिंग? डिस्किलिंग मतलब है जो काम करने के लिए स्किल की जरूरत नहीं होता है, अगर आप एक्टिविटी को डिस्किल करो, मतलब जहां पर स्किल की जरूरत नहीं है, तो वो ऑपरेशन आप इवन ए सेमी स्किल्ड आदमी से भी करवा सकते हो, अनस्किल्ड आदमी से भी करवा सकते हो, तो जिसके लिए खास कुछ लेबर कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। एंड व्हाट वी आर कंपेयरिंग, नथिंग। अगर आपका प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ता है तो आपका रेवेन्यू डायरेक्ट टॉप लाइन के ऊपर असर होता है। कैन यू इमेजिन? इट इज नथिंग। एक्चुअली लेबर कॉस्ट is, it varies actually of the total revenue generate total cost. It hardly exceeds 10%. In many cases I have seen it does not even exceed 6%. So don't bother about that. It actually offsets all other measures of economy that you are trying to save. It is really not applicable in this case. So go ahead and implement it. So हाँ, जो सवाल मैंने आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो है, क्योंकि 50% टाइम अगर एडजस्टमेंट में लगता है, 50% टाइम अगर आपका मेजरमेंट आउट ट्रायल एंड एरर में जाता है, तो उसको मैं कैसे सेव करूं? दिस शुड हैव बीन योर क्वेश्चन एंड दिस इज द वन व्हिच टेक्स मैक्सिमम टाइम। मैं आपको बताता हूं उसके लिए क्या करना चाहिए। यू मस्ट हैव ए कंप्लीट रिकॉर्डिंग, क्लोज अप रिकॉर्डिंग of the adjustment process and trial and error, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप टॉप डाई, बॉटम डाई, बोल स्टार, फिर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो आप मशीन टूल पोस्ट में कर रहे हो, सेंटरिंग कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जिग जो आप बनाना चाहते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस जो आप यूज कर रहे हो, आप जिसको एडजस्ट कर रहे हो बार बार करके, वो सब आपको देखना चाहिए थ्रू टाइम स्टडी कि क्या इसको मैं स्टैंडर्डाइज कर सकता हूं। बिलीव मी, इफ यू आर एबल टू डू स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट वाइज फॉर एवरी पार्ट, इफ योर सेटअप रिलेटेड एडजस्टमेंट is standardized and you are able to develop the masters, develop the jigs, fixtures in line with that, you are going to save a lot of time. Also, you are going to save a lot of money by avoiding rework and rejection. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज व्हाट विल बी मोस्ट चैलेंजिंग। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं टू गेट द फ्रूट्स विद इन योर रीच, वो जो फल है जो ट्री के सबसे, पेड़ के सबसे नीचे दिखता है, वो आपको सबसे आसानी में मिलेगा बाय वर्किंग ऑन the parallel activities, working on the preparations, by working on Muda, etc. मैं और 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको प्रैक्टिकली बहुत काम में आ जाएगा, जो हमने क्लस्टर प्रोग्राम में काफी इंप्लीमेंट किया था। वो पहला पॉइंट है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बेड हाइट, द मशीन बेड हाइट फॉर प्रेस शॉप। ये मैंने देखा है ज्यादातर जितने पुराना शॉप्स हैं, ऑल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। आप मैकेनिकल प्रेस में तो जाओ ही मत, उधर तो हर एक बेड साइज अलग अलग है। उधर मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई सीईओ इधर प्रेजेंट है या तो सीनियर मैनेजमेंट में, अगर आप कोई भी अटेंड कर रहे हो, आपके मैनेजमेंट के अटेंशन में ये अलाउ पॉइंट कि ये इंपॉर्टेंट है कि मशीन का हाइट को रीएडजस्ट करो, ताकि एक स्टैंडर्ड ट्रॉली के ऊपर आके वो जस्ट स्लाइड द डाई आउट
एंड जस्ट स्लाइड द डाई इन, और उसके बाद क्लैंपिंग का अरेंजमेंट भी स्टैंडर्डाइज कर लो, सो दैट योर शिम एवरीथिंग आर नॉट देयर, you are having the standard height. All that you need to do is clamp. Clamp में भी जहां पर knots यूज करते हो, फ्लाई knot यूज करो, जैसे ओंकार ने बताया है. If there is unnecessary threaded length, try to take care of that. Don't use that. Use multi-thread multi-thread bolts so that your clamping action takes lesser time. And very important that torque को standardize करो, because we cannot take any risk on the safety part. It is very, very important. You should never compromise on the safety part. Okay. Then another point is also the standardization of the storage height. जैसे इधर बेड को स्टैंडर्डाइज किया, उधर जहां पर आप स्टोर करोगे वो भी स्टैंडर्डाइज करो, और उधर भी आप ऐसा करो, टॉगल सिस्टम रखो, ताकि एक बार प्रेस करने से आपका जो स्टोरेज सिस्टम है वो स्टैंडर्ड हाइट ऊपर जाएगा, तो उसमें आपका टाइम लॉस नहीं होगा. और ट्रॉली एडजस्टमेंट पे बहुत टाइम जाता है. ट्रॉली एडजस्टमेंट टू ब्रिंग द फोकलिफ्ट और योर हाइड्रोलिक पैलेट का जो हाइट है एट द हाइट ऑफ द स्टोरेज हाइट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड इट इज समटाइम्स आई हैव सीन इट इज क्वाइट रिस्की आल्सो. यू शुड नॉट टेक सच काइंड ऑफ रिस्क. स्टैंडर्डाइज दिस सो दैट द डाई एट द टाइम ऑफ मूवमेंट do not fall from the pellet or the hydraulic pellet or the forklift, mechanical forklift. So that is very important. और हाँ, सिलेक्शन, हाँ, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं. मैंने सभी मॉड्यूल के बाद टास्क दिया है. ये मॉड्यूल में मैं आपको टास्क देता हूं. किसी भी एक लाइन लीजिए, जैसे डाली एंड समीर से बताया, या तो किसी भी एक मशीन चूज कीजिए जहां पर आप ये सेटअप टाइम को स्टडी करोगे, और उसको टाइम स्टडी कीजिए बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, एंड ट्राई टू कम अप विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सेटअप टाइम. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हैव एन इंटरनल रिव्यू ऑफ दैट. अच्छा, ओके. कैमरा के बारे में मैंने बोला है आपको, बेड हाइट के बारे में बोला, मल्टी स्टार थ्रेड इसके बारे में भी बोला मैंने, और शिम का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बोला, ऑपरेटर और सुपरवाइजर के कॉन्शियसनेस के बारे में भी बोला, डिस्किलिंग के बारे में बोला. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज दैट आई विल टेक यू थ्रू सम फॉर्मेट कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पहला जो स्टडी करूंगा वो कौन सी सेटअप के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे फायदा मिलेगा. तो ऑलरेडी ओंकार आपको बताया है कि आप मतलब राणा रिपीटर और स्ट्रेंजर को नजर में रखते हुए आप चूज कीजिए कहां पर कंपनी का सबसे ज्यादा सेटअप टाइम लॉस हो रहा है, उसके ऊपर आप कर सकते हो. मेरा एक ही सुझाव है उसके ऊपर. हम लोग ज्यादातर 3 महीना या 6 महीना का पास्ट हिस्ट्री के आधार पे डेटा कलेक्ट करते हैं. मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट इज नॉट एप्लीकेबल. तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका अगर पुराना चेंज ओवर टाइम, आपका हिस्ट्री आपके पास है कि इतना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, मिनिमम टाइम कितना लगता है, तो डोंट कंसीडर पास्ट प्रोडक्शन प्लान, कंसीडर नेक्स्ट 3 महीने का प्रोडक्शन प्लान क्या रहने वाला है. उसके आधार पर आप इस टाइप की फॉर्मेट यूज करते हो कि क्या क्या चेंज ओवर आपका होगा, ड्यूरेशन ऑफ चेंज ओवर कितना है, एवरेज फ्रीक्वेंसी इन अ मंथ या तो वीक कितना है, टोटल लॉस ड्यू टू चेंज ओवर इन आवर्स एंड मिनट्स पर ईयर या तो पर मंथ करो आप, दैट इज गुड एनफ. अपॉर्चुनिटी टू सेव टाइम, हाई मीडियम लो, और उसके आधार पे आप डिसाइड करो कि प्रायोरिटी चेंज ओवर कहां पर करेंगे. तो ये एक एग्जांपल हमारा एक क्लस्टर कंपनी एसबी इंजीनियर्स पुणे, जहां पर मैं उनके मदद से ये करवाया था उनको, और इधर हम लोग देखा था कि सीएनसी के ऊपर सबसे ज्यादा सेविंग होगा और ट्रिमर प्रेस के ऊपर भी होगा. तो इसका इस टाइप की स्टडी आपको काफी मदद मिलेगा जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा आपको. ठीक है. ट्रॉली डिजाइन के ऊपर, हाँ, कुछ जो ट्रॉली डिजाइन है एक आध मैं बाहर से लिया है, एक आध अपने
जो कंपनीज है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। काफी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ट्रॉली के ऊपर एक आध पॉइंट बताऊंगा। जैसे देखिए, ये जो ट्रॉली का डिजाइन किया है, ये मैं अच्छा इसी हिसाब से लिया है ऐसा नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी है इसलिए इसको लिया है। जैसे आप देखिए, इधर एक आदमी को अगर इसको बोल्ट को बाहर निकलना है, जस्ट इमेजिन इसको पूरा ऊपर वर्टिकली निकलना है, इसमें कितना टाइम जाता है। दिस इज नॉट गुड। ऑल्सो यू कैन सी हियर, इधर स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिख रहा है, तो इधर एक स्लॉट होना चाहिए और वो स्लॉट से जो रॉड पोर्शन है वो बाहर निकलेगा। You just have to push it in so that it just goes in. You have to just pull it out. It should be easily able to come out. तो ये है, ये एसिमेट्री ट्रॉली डिजाइन में गलती है। तो ये आपका, हाँ ठीक है, ट्रॉली डिजाइन किया है लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है, उसको आपको ठीक करना है। डोंट कॉपी पेस्ट ए ट्रॉली, डिजाइन योर ओन ट्रॉली एंड उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। वी आर एनीवे नेक्स्ट मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कैसे हम मूडा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे जो ऑपरेशन टाइम एक्स्ट्रा ऑपरेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन मूडा आपको दिखेगा। अनदर चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज, भारी चीज अगर आप मिडिल रैक में रखते हो या तो ऊपर रैक में रखते हो, उधर उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नीचे भी काफी डिफिकल्ट होता है उठाना। सॉरी, अब मैंने गलत बोला था आपको। अगर वो भारी चीज है और उसको आप स्लाइड करके आपका ट्रॉली में शिफ्ट करके मशीन में लाना चाहिए, तो उसको मिडिल में रखो, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी ट्रॉली से ह्यूमनली हेवी लोड नहीं लेना चाहिए। हेवी लोड लेने से आपका मूरी यानी थकाव ज्यादा हो जाए। और जो भी चीज आप रखो उसमें स्पेसिफिकेशन दिखना चाहिए, ठीक है। और ऑलवेज केयर अबाउट वन थिंग, इजी रिट्रीवल एंड इजी लोडिंग, तो उसके लिए स्पेस होना जरूरी है। तो दैट इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। और जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि सेटअप चेंज ओवर सिर्फ और सिर्फ मशीन शॉप और प्रेस शॉप में ही नहीं लागू होता है, ये सभी केस में लागू होता है। इधर देखिए, आप बॉबिन चेंज के लिए एक मतलब एक प्लांट जहां पर हमने थ्रेड का यूज करते हैं, उधर कैसे आप थ्रेड को, बॉबिन को चेंज करोगे, उसके लिए एक ट्रॉली बनाया गया था। और ये और एक अपना प्लास्टर कंपनी से एक कंपनी ऐसे डिजाइन किया था। इधर भी वही प्रॉब्लम है, देखिएगा स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक चीज इन्होंने किया था कि इसको लेवल को अप एंड डाउन करने का अरेंजमेंट। अगर जरूरत नहीं है तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। This is another arrangement actually. This also I think was done by some other company, and इधर उन्होंने एक शैडो वुड भी लगाया और इधर ड्रॉयर लगाया। मैं पर्सनली ड्रॉयर को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ड्रॉयर में सारी चीज छुपा हुआ रहता है। तो ये ऑफिस 5S हो या तो एसएमडी ट्रॉली हो, ड्रॉयर में रखने से वो दिखता नहीं है। तो लोग काफी टाइम कहते हैं कि इसमें सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक दैट अपने लोगों में से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर 100 में एक इवेंट होता है तो दैट इज नॉट ए बिग थिंग एक्चुअली। फॉर दैट यू शुड नॉट डाउट एवरीबॉडी। रादर इफ इट इज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम लोग ठीक तरीके से रखते हैं, 2S को फॉलो करते हैं। सो डोंट कीप एनीथिंग इन ड्रॉयर, बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एरर्स, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ इंटरनल एक्सटर्नल सेटअप टाइम के ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ सेटअप टाइम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा बिफोर क्लोजिंग दिस टॉपिक। तो इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पार्ट्स एंड टूल्स, तो वो एसएमडी ट्रॉली से हो सकता है। मेक श्योर दैट ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट द मशीन इज स्टिल रनिंग। हमारा मकसद क्या है? मशीन शुड रिमेन प्रोडक्टिव। तो अगर मशीन को प्रोडक्टिव रखना चाहिए, ये पॉइंट भी सही है, ऑपरेटर को मशीन के सामने खड़ा होना चाहिए। नो मशीन शुड बी लेफ्ट रनिंग विदाउट द ऑपरेटर अटेंडिंग टू इट, दैट इज नॉट राइट। सो यू शुड बी मेकिंग एन अरेंजमेंट टू सी दैट दिस काइंड ऑफ movement to the machine is arranged at the time when the machine is running without the operator.
So somebody else should be doing it. Okay. Then converting internal setup to external setup. Look closely at each individual function in your setup process and decide which function, if any, can be standardized. ये पहला पॉइंट है. हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं. क्यों स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं? Any standardized activity can be repeated, and only that which repeats can have a consistent time. जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वो अब आज 2 मिनट लेगा तो कल 1.5 मिनट ले सकता है, परसों 3 मिनट भी ले सकता है. So that is not dependable. और क्या? Look again at the functions and think about which can be made more efficient by replacing fewest parts as possible. ठीक है? तो इंटरनल सेटअप टू एक्सटर्नल सेटअप के लिए आपको एक्टिविटी स्टडी करना बहुत जरूरी है. ठीक है? और इंप्रूविंग इंटरनल सेटअप को आप इंप्रूव कैसे करोगे? क्विकेस्ट वे टू रिप्लेस समथिंग, जैसे मैंने बोला, मल्टी थ्रेड टाइटनिंग, फ्लाई नट इंस्टेड ऑफ ए रेगुलर नट, जहां पर लोकेट करना पड़ता है फिर टाइटन करना पड़ता है. अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग. एंड बेस्ट इज क्या? कोई रिप्लेस ही मत करो, ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन करो, डोंट रिप्लेस एनीथिंग. जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि don't have an arrangement for coming up with extra shims, etc. See that no shim is used. See that standard bed height is used. So those things will really help you to do the internal setup very quickly. Okay. Standardized clamping operation. Use jigs to center the dies. Centering of the die often takes a lot of time for adjustment. Use die cassette system. No adjustment is needed. It's just pre-adjusted. Just push it. It gets auto-locked. And just release it. And then give one push. It comes out straight. These are all cassette systems. Quite a few of our companies in the cluster, they adopted the cassette system. Use intermediary jigs. Yes, maybe necessary. Implement parallel operation, जिसके बारे में ओंकार बताया आपको. Use functional clamps, eliminate adjustments, fix numerical setting. आप recording करोगे तो इसको possible है for each part. Make center lines and reference planes visible. Use limit switches, sensors, and other warning devices so that you are warned whenever you are having a problem. तो एक ही सेम इंटरनल ऑपरेशन के लिए पैरेलल ऑपरेशन करो आप. ये सब मैंने डिस्कस किया है. वन टर्न अटैचमेंट्स, पेयर शेप्ड होल्स फॉर क्लैंपिंग, you know, that will really help it to standardize it actually. U-shaped washer for clamping, standardization के लिए बहुत जरूरी है. Split thread screws into one turn operation. U-slot for attachment, clamping instead of screwing. One motion clamping devices, interlocking devices. Yeah. I think this we have discussed mostly. हाँ, कुछ डिस्कशन जहां पर टैक टाइम, जिसके बारे में मैंने पहला दिन डिस्कस किए थे. टैक टाइम मतलब आपका जो डिमांड रेट है, आपका प्रोडक्शन का रेट है, जिससे उससे टैक टाइम डिमांडेड ज्यादा है. आपका टैक टाइम यानी कस्टमर का डिमांड पूल रेट ज्यादा है, लेकिन आपका जो इंटरनल जो प्रोडक्टिविटी का रेट है वो कम है. तो उस केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट के लिए आप प्रायोरिटाइज करो कि उधर क्या सेटअप टाइम की वजह से आपका साइकिल टाइम ज्यादा हो रहा है. तो अगर सेटअप टाइम आप कम कर सकते हो, उधर आप फोकस्ड अटेंशन दो. ठीक है. तो एसएमईडी इंप्रूवमेंट टारगेट उस केस में कर सकते हो आप.